फाइन। तो आज क्लास में एज यूजुअल हम लोग 4 आई-12 के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 185, 186, 187, 188। ये जून का है जी, समझे ना। फर्स्ट क्या है, देखो जो हिंडनबर्ग का जो हुआ था, एपिसोड हुआ था, उसमें हम जानते हैं ना कि अडानी ने कैसे अपने शेयर के साथ मैनिपुलेट किया था। हिंडनबर्ग रिसर्च में यही फाइंड आउट था। तो उस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाया था कि देखो जरा क्या क्या तुम्हारा स्टॉक मार्केट में गड़बड़ी है। पहला डिफिकल्ट है, इसलिए अच्छे से समझना है कि क्या क्या दिक्कत है, आखिर क्यों ऐसा मैनिपुलेशन हुआ है उसके शेयर्स में। तो एक कमेटी बना था और उस कमेटी ने कुछ फाइंडिंग्स दिया है अभी, तो उसी के बारे में समझेंगे। ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर ऑफ बेनिफिशियल ओनर अंडर एपीआई इज एसेंशियल। इसलिए स्टूडेंट जो बेनिफिशियल ओनर है, अब क्या होता है बेनिफिशियल ओनर, तो हम थोड़ी देर में समझेंगे। तो बेनिफिशियल ओनर का डिस्क्लोजर सही ढंग से होना चाहिए, ये नीड ऑफ द आवर है, ताकि इस तरह का धांधलीबाजी फिर से ना हो सके जो हिंडनबर्ग में हुआ था। अब क्या है, एवरीथिंग विल लर्न। उसका देखते हैं 186। देखो एनीमिया, ये पहले ही बता चुके हैं। एनीमिया कितना बड़ा प्रॉब्लम है ना। आरबीसी का बॉडी में कमी होना या फिर हेमोग्लोबिन का कमी होना बॉडी में, इससे बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। जैसे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी तो बिल्कुल आरबीसी ही करता है। तो अब देखो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जिसका 5th रिपोर्ट आया था, याद होना चाहिए तुम लोग को, 2019 से लेके 21 का जो फर्स्ट रिपोर्ट आया था, और अभी सेकेंड रिपोर्ट के लिए भी जुलाई से फिर से कंडक्ट किया जाएगा। तो इसमें इस रिपोर्ट में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, उस रिपोर्ट में ना बहुत ज़्यादा ही एनीमिक पीपल पाए गए हैं, चाहे वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाले या रिप्रोडक्टिव साइकिल वाले गर्ल्स हो, वुमेन हो, या फिर 5 साल से नीचे वाले बच्चे हो। अब वो 50+% तुम्हारा रिप्रोडक्टिव एज ऑफ गर्ल्स में पाया गया कि एनीमिक है, और 67% जो 5 साल के छोटे बच्चे हैं उसमें एनीमिक प्रॉब्लम पाया गया है। ये तो बहुत बड़ा चिंताजनक विषय है सरकार के लिए। तो सरकार का मानना ये है कि इसमें सर्वे में ही गलती है, सर्वे गलत तरीके से हो रहा है। इसलिए हम जो अब सेकेंड जो पार्ट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, जो 5th का जो सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट तो 19 और 21 में हो गया, सेकेंड पार्ट जुलाई से होने वाला है, उसमें हम एनीमिक सर्वे को निकाल देंगे वहाँ से, और एनीमिक सर्वे को हम दूसरे बॉडी को देंगे करने के लिए, दैट इज़ अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशंस। इसको हम देंगे करने के लिए, एक अलग से संस्था है, उसको हम देंगे। और जो तरीका है एनीमिक चेक करने का, एनीमिया चेक करने का, वो तरीका में भी हम चेंजेस लाएंगे। तो एक बड़ा स्टेप है ये, बात समझे। तो इंडिया फील्स दैट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज ओवर स्टेटेड। वही इंडिया बोल रहा है कि कुछ ज़्यादा ही ओवर स्टेटेड कर दिया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने। और दूसरी बात है कि जो WHO का रिकमेंडेशन है कि इतना इतना होना चाहिए, तो वो भी रिकमेंडेशन भारत में जो रिसर्चर है वो कह रहे हैं कि वो सैक्रोसेंट नहीं हो सकता है। जो डेटा दिया गया है वो जरूरी नहीं कि वो डेटा हमारे इंडिया में भी लागू हो, क्योंकि बॉडी में और भी तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, एज में भी मल्टीपल फैक्टर्स होता है। तो WHO का जो भी गाइडलाइंस है, जो भी डेटा, वो सैक्रोसेंट नहीं हो सकता है। तो इसलिए भी अलग से अलग संस्था को करने की ज़रूरत है। बात समझे, सर्वे समझेंगे इस चीज़ को। 187 देखो, अब हमने तो सेमीकंडक्टर बस खो ही दिया है, करेक्ट। अब एज है ग्राफीन का। अब देखो ग्राफीन, अब ग्राफीन तुम्हारा बजवर्ड रहेगा आने वाले से, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बजवर्ड है ना, तो ग्राफीन बजवर्ड रहने वाला है आज लगभग 10 साल तक। तो चलो इसको मिस नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडिटोरियल्स होगा आज का, ठीक है, कि डोंट मिस द बस ऑफ ग्राफीन। एंड लास्ट वन देखो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना हमें सुविधा देता है उतना ये डेंजरस भी है, बात समझे। इसलिए जो ChatGPT के जो CEO है, जो कुछ दिन पहले आए थे भारत में आए थे, प्रधानमंत्री से मिले भी, हमारे मोदी जी से मिले भी है, और उन्होंने एक कंसर्न जताया कि एक रेगुलेशंस होना चाहिए वर्ल्ड लेवल पे। यदि ठीक से रेगुलेशन नहीं हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो ये बहुत ही डिसरप्टिव भी हो सकता है, और ये खतरनाक इसका इम्पैक्ट दे सकता है सोसाइटी को, मिलिट्री को, डिफेंस को। बात समझे। तो वही लिखा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिक्वायर्स ए ग्लोबल रेगुलेटरी आर्किटेक्चर। क्यों? यदि गलत तरीके से इसका इस्तेमाल हो गया तो इसका असर बहुत ही गलत हो सकता है सोसाइटी पे, नेशंस पे। तो समझेंगे एक एक चीज़ को, तो समझते हैं यहाँ पे।
185 GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये आया था तुम्हारा बिजनेस लाइन 1 जून 2023 को आया था स्टूडेंट। तो समझो यहाँ पे हुआ क्या। उससे पहले तुम लोग को कुछ समझना होगा, ठीक है। ये बेनिफिशियल ओनर का मतलब तुम लोग को समझना होगा कि क्या है बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या होता है। बढ़िया समझो। जैसे मान लो, सुनो अच्छे से, बेनिफिशियल ओनर क्या होता है। लेट से अडानी का ही एग्जांपल लेते हैं। एक कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट ने कहीं पे इन्वेस्ट किया है। ट्रस्ट मतलब उसके ऊपर इनकम टैक्स वगैरह नहीं लगता है, जानते हो। ट्रस्ट से यदि कोई भी बॉडी एफिलिएटेड है कि वो कह दे कि हम ट्रस्ट है, तो उसके ऊपर उतना ज़्यादा टैक्सेशन नहीं लगता है। वी नो डैट। जैसे BCCI भी एज अ ट्रस्ट के रूप में बना था तमिलनाडु का, वी हैव सीन, और कैसे उसको चेंज किया गया बाद में जाके। तो लेट से ट्रस्ट के जो प्रमोटर है वो अडानी है, ठीक है। और ट्रस्ट ने कुछ पैसा कमाया, जो पैसा कमाया वो तो फिर जाएगा किसको, अडानी को ही जाएगा। तो इस तरह के जो बेनिफिशियरी होते हैं उसको क्या कहा जाता है, बेनिफिशियल ओनर कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, ये तो हो गया इससे ट्रस्ट से रिलेटेड। दूसरे टर्म में समझो, जितने भी FPI वाले जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लोग हैं, एक अपना ही इंस्टीट्यूशन है, बाहर से आता है, हम जानते हैं, इसलिए इसमें धांधलीबाजी भी होता है, राउंड ट्रिपिंग भी होता है, हमारा ही पैसा ब्लैक मनी जाता है, फिर वाइट बन के आता है स्टॉक मार्केट में। वी हैव सीन सच केसेस ऑल्सो। अब देखो ये लोग क्या करता है कि ये लोग पैसा लगाता है भारत के स्टॉक मार्केट में और कमाता है और फिर से ले जाता है। जिसको आ रहा है उसका पता ही नहीं है, यानी कि जिसको बेनिफिट मिल रहा है उसका पता ही नहीं है। जिसको भी बेनिफिट मिल रहा है दैट इज कॉल्ड योर बेनिफिशियल ओनर। और ऐसा नहीं कि सेबी ने कोशिश नहीं किया, सेबी ने इससे पहले भी कोशिश किया है कि बेनिफिशियल जो ओनर है उसका डिस्क्लोजर होना बहुत ज़रूरी है। आज जो हिडनबर्ग का जो इतना बड़ा एपिसोड हुआ है जिसमें पूरा कोलैप्स किया है अडानी का जो शेयर्स, इसमें भी एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बेनिफिशियल ओनर को ठीक से डिस्क्लोज नहीं किया गया। डिस्क्लोज मतलब ठीक से दिखा नहीं कि कौन कौन उसका शेयर होल्डर्स सब है। देखो कायदे से क्या होता है, देखो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब होता है, लेट से एक कंपनी है जिसका शेयर 100 करोड़ है। हाँ, टेक द एग्जांपल कि एक कंपनी है जिसका शेयर क्या है 100 करोड़ का है, तो कम से कम 25% जो होना चाहिए शेयर जो होल्डर होना चाहिए वो पब्लिक होना चाहिए। एटलीस्ट 25%, एटलीस्ट, कम से कम, मिनिमम। ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा 70-75 तक भी जा सकता है। और 75 तक मैक्सिमम उसका प्रोमोटर होना चाहिए। और प्रोमोटर का मतलब क्या हुआ, जैसे लेट से एक हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। अडानी का एक कोई कंपनी है ना, अडानी का XYZ कंपनी है, उसका शेयर मान लो कि 100 करोड़ का है। तो 100 करोड़ का है तो इसका 75 करोड़, कम से कम 75 करोड़ तक अडानी का अपना प्रोमोटर हो सकता है। अपना मतलब क्या, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी हो सकता है, रिलेटेड पार्टी वाला भी हो सकता है, उसका मदर इन लॉ भी हो सकता है, उसका सिस्टर इन लॉ भी हो सकता है, उसका अपना रिलेटिव भी हो सकता है। इट्स ओके। 75 करोड़ तक हो सकता है, मगर 25 करोड़ कम से कम उसको पब्लिक के हवाले छोड़ना पड़ेगा। अब हो क्या रहा था कि हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया था इसमें यह बताया जा रहा था कि एटलीस्ट जो 25% का जो स्पेस है उस स्पेस में भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, यानी कि उसमें भी तुम्हारा अडानी का ही अपना गोतिया लोग, अपना रिलेटिव लोग पैसा डाल रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो पब्लिक इन्वेस्टर है उसको नुकसान हो गया। बात समझे। और कई तो ये भी बोले कि जो बाहर से FPI आ रहा था उसमें तो उसमें भी उसका अपना ही आदमी लोग था, तो इसलिए तो इतना बड़ा तूल मचा और एक ही बार में उसका शेयर गिर गया, क्योंकि ये धांधलीबाजी है, ये गलत प्रैक्टिस है। तो अब जब ये चीज़ हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है, एक कमेटी बनवा दिया, अब बोला कि ये चीज़ पे काम करिए। अब वो काम तो क्या किया, कुछ उतना डीप में काम नहीं किया है एक्सपर्ट कमेटी, जितना काम करना चाहिए था। आर यू गेटिंग मी? तो देखो क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड, ये हो चुका है घटना, ठीक है। एक कमेटी अपॉइंट किया था अडानी हिंडनबर्ग, ठीक है, इस पर एक कमेटी बनाया था। अब देखो इस पर कमेटी बनाया गया, कमेटी को हेड किया किसने, AM सप्रे ने। और इस कमेटी में क्या क्या बोला गया था देखने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 4 चीज़ पे आप काम कर रहे हो। फर्स्ट तो ये बोला गया कि आखिर
क्या रीज़न है कि अडानी का जो स्टॉक प्राइजेस है उसमें इतना वॉलेटिलिटी आ गया, अचानक कैसे गिरा? क्योंकि जानते हो रातों रात कितना नुकसान हुआ है। आखिर क्या रीज़न है कि स्टॉक प्राइजेस क्रैश कर गया? टू एसेस द फैक्टर्स लीडिंग टू द वॉलेटिलिटी इन द अडानी स्टॉक प्राइजेस। हाँ, तो इस पर रिपोर्ट दिया है, बहुत अच्छे से बोला है कि देखिए ऐसा है कि मल्टीपल फैक्टर्स है, एक फैक्टर कोई जिम्मेदार नहीं है, डोमेस्टिक फैक्टर है, ग्लोबल फैक्टर है, सभी फैक्टर्स है इसके ऊपर। दूसरा देखो कि इन्वेस्टर अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं, बताओ तो। अब जिस कंपनी में हम पब्लिक एज अ पब्लिक हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ तो हमें पता चलना चाहिए कि 25% तक तो स्पेस होना चाहिए। तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ सेबी, ये सेबी का ड्यूटी है को इन्वेस्टर अवेयरनेस को फैलाए। तो देखो ये जो कमेटी जो बना है वो कमेटी 4 चीज़ को देखने के लिए बना है। आई विल बी वेरी स्लो इन दिस एडिटोरियल्स। तो एक्सपर्ट कमेटी क्या है? एक्सपर्ट कमेटी को बनाया गया इसलिए ताकि 4 चीज़ पे काम कर सके। और सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दे दिया कि चार चीज़ क्या हो सकता है। पहला ये सवाल ये था कि इतना ज़्यादा प्राइस वॉलेटिलिटी हुआ कैसे, इतना ज़्यादा घटा कैसे, अचानक कैसे नीचे चला आया, इसको फाइंड आउट करो। दूसरा क्या है कि रिकमेंडेशन दिया है कि रिकमेंडेशन दो कि कैसे इन्वेस्टर अवेयरनेस हो सके, जो 25% स्पेस है वो आदमी कैसे समझ सके और वहाँ पे कोई धांधलीबाजी हो तो आदमी उठ के बात कर सके, उसके लिए आप रिकमेंडेशन दो, सुझाव दो, समझे। एंड थर्ड क्या है स्टूडेंट कि क्या कोई रेगुलेटरी फेलियर भी हुआ है, यानी कि रेगुलेट करने में। अब यदि इस पे, ये बहुत बड़ा बात है, इस पे कुछ नहीं बोला है कमिटी ने, इस पे कुछ नहीं बोला है, क्योंकि इस पे यदि बोल देगा तो सरकार को डायरेक्ट चैलेंज कर देगा, क्योंकि सेबी कंट्रोल करता है गवर्नमेंट। तो क्या कोई रेगुलेशन वैक्यूम भी है? ऐसा नहीं कि सेबी ने कोशिश नहीं किया, सेबी ने 2018 में भी कोशिश किया था कि जो बाहर से एफपीआई वाले जो लोग आते हैं उसका नेम डिस्क्लोजर करने का पहले ही प्रयास किया था, मगर वो चीज़ आगे बढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि वो लोग भी गिदर भपकी दिया कि तुम यदि डिस्क्लोजर मांगोगे तो हम आएंगे नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, इसलिए एक साइड पीछे हो गया सेबी। यदि बाहर से इन्वेस्ट नहीं होगा तो स्टॉक चलेगा ही नहीं हमारा, इसलिए पीछे हो गया। तो जो थर्ड है कि यस, क्या वहाँ पे कोई रेगुलेटरी फेलियर भी हो गया? क्या अडानी ग्रुप को लेकर कोई कंप्लेंट भी है? तो इस पर कुछ नहीं बोला है इस कमेटी ने जो आंसर दिया। एंड लास्ट वन है कि क्या कोई स्टैच्यूटरी या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कोई स्ट्रेंथनिंग किया जा सकता है, यानी कि जो भी अभी तक हमारे पास व्यवस्था है क्या उस व्यवस्था को और दुरुस्त बनाया जा सकता है ताकि इस तरह का घटना ना हो। तो 4 चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि काम करिए आप, समझ गए ना। तो देखो काम हुआ है, यानी कि लगभग कमेटी में नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 4। नंबर 1 मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि क्या रीज़न है अडानी का प्राइस वॉलेटाइल होने का, स्टॉक मार्केट क्यों इतना गिरा, इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए रिकमेंडेशन क्या चाहिए, एंड लास्ट वन क्या स्टैच्यूटरी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसके ऊपर दिया, इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है एज पर द कमेटी। मगर तीसरा ऊपर कोई बहुत बड़ा चर्चा नहीं हुआ, जो कि तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि तीसरा दुरुस्त होता तो इतना बड़ा घटना ही नहीं घटता। अब कैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये समझो, इस एडिटोरियल्स में समझो, अच्छे समझने का प्रयास करो। देखो नंबर 1, देखो ये बोला कि देखिए बहुत ही डिफिकल्ट है इस बात को पता करना कि एक इवेंट और स्टॉक प्राइस वोलेटिलिटी का रिलेशन, कि ऐसा नहीं कि एक इवेंट हुआ और अचानक स्टॉक गिर गया, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है मल्टीपल डोमेस्टिक और ग्लोबल फैक्टर के वजह से ये सब चीज़ हो रहा होता है। यानी कि ये जो प्रोसेस है ये डायनेमिक है, ये एक इवेंट के ऊपर निर्धारित नहीं है कि एक इवेंट बहुत बड़ा इवेंट हुआ और तुम्हारा स्टॉक प्राइजेस अचानक घट गया, ये नहीं होता है। एज पर द रिपोर्ट इन्होंने कहा है कि ये डायनेमिक प्रोसेस है और ये मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से, डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से ऐसे होते हैं। नंबर 1, हाँ कमेटी हैज़ राइटली सो लेफ्ट। और उसका जहाँ तक सवाल है दूसरा रिकमेंडेशन का, अवेयरनेस को लेकर, तो सेबी ने, देखो सेबी रेगुलेटर है जानते हो स्टॉक मार्केट का, सेबी पहले भी अपना एक इन्वेस्टर फंड करके एक अवेयरनेस वाला बनाया था, बस उसी को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो इसमें बोला गया है स्टूडेंट कि कमेटी हैज़ राइटली सो लेफ्ट द रिमिट ऑफ क्रिएटिंग इन्वेस्टर अवेयरनेस टू सेबी। तो इसमें बोल दिया कि चलो आप करो, हालांकि सेबी ने ये रिसेंट टाइम में किया है ये चीज़, अवेयरनेस वाला जो कैंपेन बनाने का जो बात है, इन्वेस्टर अवेयरनेस वाला काम किया है। सिंस द रेगुलेटर हैज़ बीन डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क इन दिस स्फीयर ऑफ लेट, समझ गए ना। इसका मतलब है कि सेबी ने रिसेंट टाइम में मेहनत किया है कि इन्वेस्टर अवेयरनेस हो। तो चलो दूसरा भी रिजल्ट मिल गया आपको, फर्स्ट वाला हो गया। इसमें बोल दिया कमेटी ने क्या रीज़न है कि ग्लोबल फैक्टर एंड डोमेस्टिक फैक्टर, एक इवेंट नहीं है।
दूसरा क्या बोल दिया कि सेबी लेट काम की है, मतलब रिसेंट टाइम में काम की है इन्वेस्टर अवेयरनेस को लेकर, बहुत अच्छा काम कर रही है और अच्छा काम करेगी। एंड तीसरा देखो, रेगुलेटरी चेंजेस सजेस्टेड बाय द कमिटी इंक्लूड, आप कमिटी ने क्या क्या बोला, कहाँ कहाँ रेगुलेटरी होना चाहिए। जैसे ये फोर्थ वाला है, स्टैच्यूटरी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बोला ना चेंजेस लाने के लिए, तो उसमें देखो इसमें कहा कि एक फाइनेंशियल रिडेस एजेंसी होना चाहिए, यानी कहीं पे भी फाइनेंशियल धांधलीबाजी हुआ तो अब एक रिडेसल मैकेनिज्म होगा, वहाँ पे जाके आप बात कर लो, ठीक है। मल्टी एजेंसी कमेटी होना चाहिए, एकदम इस तरह का एकदम कॉम्प्लेक्स इशू है, अभी तो बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है ना, तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स इशू को समझने के लिए एक तुम्हारा क्या होना चाहिए, मल्टी एजेंसी कमिटीज़ होनी चाहिए, बात समझे। और जो प्राइवेट, अब जैसे मान लो कोई आदमी मर गया, डिजीज पर्सन, कोई आदमी मर गया और उसका इन्वेस्टमेंट वहाँ पे था, तो कैसे उस चीज़ को रिकवर करें, बहुत बड़ा, क्योंकि जानते हो ना, यदि किसी ने क्लेम नहीं किया, हम इन्वेस्टर हैं और किसी कारण बस क्लेम नहीं किए, तो पैसा दूसरा जगह चला जाता है, वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस क्लासेस। तो थर्ड में क्या है कि एक प्रोसेस होना चाहिए, जबकि अनक्लेम जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी डिजीज पर्सन्स का, यानी कि जो मर गया है उसका यदि कोई शेयर वहाँ पर लगा हुआ है तो उसको कैसे रिकवर किया जाए, उसके लिए भी प्रोसेस होना चाहिए, बात समझ में आ रहा है ना। एंड चौथा क्या होना चाहिए कि जो सेबी का जो काम करने का जो तरीका है उसमें बार बार एग्जीक्यूटिव आर्म का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, सही बात है ना। ऊपर से सरकारी कंट्रोल कर देगा, सरकारी बोल देगा ये हमारा गोतिया है अडानी, तो फिर कैसे करेगा सेबी काम, सेबी कैसे काम करेगा। और यही हो रहा है, हमने देखा था पार्लियामेंट में भी जब मोदी जी बोल रहे थे तो कितना हो हल्ला हो रहा था कि अडानी 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 अंबानी हो रहा था कि नहीं हो रहा था। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सेबी का जो जुडिशियल आर्म है उसको अलग रखो एग्जीक्यूटिव आर्म से। यदि एग्जीक्यूटिव आर्म यदि इंटरफेयर करेगा तो फिर सेबी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव आर्म का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यदि कंट्रोल कर दिया तो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम फिर सुलझेगा नहीं, बात समझे। कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया है। तो देखो हुआ क्या था, आखिर ये हुआ क्या, तो याद करो चीज़ों को। आखिर हिडनबर्ग रिपोर्ट में क्या एलिगेशन था, क्या आरोप लगे थे अडानी के ग्रुप के ऊपर। देखो उसमें ये कहा, बढ़िया समझना, इसमें ये कहा गया था स्टूडेंट कि टोटल 13 ओवरसीज इंटिटीज़ है, यानी कि लगभग 13 इंटिटीज़ है बाहर, जहाँ से हाँ उसमें तुम्हारा 12 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, यानी कि लगभग तुम्हारा 13 बाहर इंटिटीज़ मतलब ग्रुप है, समझ गए, जहाँ से पैसा आता है, और उसमें 12 तो फॉरेन पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है, ठीक है। और वो क्या है तुम्हारा, सब क्या है, पब्लिक शेयर होल्डर इन द अडानी ग्रुप ओन्ड बाय गौतम अडानी और हिज क्लोज फैमिली मेंबर्स। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो 13 इंटिटीज़ है उसमें 12 जो इंटिटी है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का या इंस्टीट्यूशन का, उसमें सब उसका अपना ही आदमी लोग हैं। तो ऐसे भी हम जानते हैं कि गाइडलाइंस क्या है स्टूडेंट, देखो वही लिखा गया है, हम जानते हैं कि यदि पब्लिक लिमिटेड कहलाना है तो कम से कम 25% तक तो आपको होना चाहिए पब्लिक का, पब्लिक स्फीयर का होना चाहिए। और यही तो सेबी का काम है कि इन्वेस्टर अवेयरनेस फैलाना, सही बात है कि नहीं है। और जो ऐसे भी कर रही है, अपने भर कर रही है, तो ये गैप हो गया। 75% तक तो उसका प्रमोटर होगा ही, उसका अपना भी होगा, रिलेटेड वाला भी लोग सब होगा, रिलेटेड पार्टी वाला जो होता है उसका अपना जान पहचान का आदमी भी हो सकता है। मैं इसने तो 75 को भी क्रॉस कर दिया, लास्ट में पता चला था कि 1-2% ही पब्लिक का रियल में है। तो देखो यदि ऐसा होता है स्टूडेंट, यदि 75 को क्रॉस करके 98, 95, 96 तक जाए तो प्राइस मैनिपुलेशन हो जाता है अंदर, समझे। ये लोग मिल के प्राइस मैनिपुलेट करेगा, ये गलत बात है, ये शेयर मार्केट में नहीं होना चाहिए, अनएथिकल प्रैक्टिस। आर यू गेटिंग मी। देखो बिकॉज ऑफ दिस द पब्लिक होल्डिंग ऑफ मैनी ऑफ द लिस्टेड अडानी कंपनी, अब देखो अडानी स्टॉक्स का बहुत सारा वो डिक्लाइन कर गया, देखो इसलिए 25% का थ्रेशोल्ड नहीं है उसका। तो यही बात खुलासा हुआ हिडनबर्ग रिपोर्ट में, इसके बाद इतना तहलका मच गया। अरे गेटिंग में समझ रहे हो ना, तो अनएथिकल प्रैक्टिस किया इसने। इसका थ्रेशोल्ड कितना तक होना चाहिए था, मैक्सिमम 75% होना चाहिए, और 25% का स्फेयर होना चाहिए था, मगर वो 25% के स्फेयर में भी उसका प्रोमोटर लोग घुस गया, गोतिया लोग घुस गया है बाहर से। प्रॉब्लम ये है, हैंस द एक्सपर्ट कमिटी हैड टू एड्रेस दिस इशू। तो एक्सपर्ट कमिटी को ये चीज़ दिया गया था कि ये चीज़ करो, देखो इसको ठीक से, ये वाला इशू आखिर 25% का स्फेयर पे क्यों प्रोमोटर लोग घुसा है। तो देखो उस पर कुछ नहीं ज़्यादा हुआ है। क्या ये जो स्टॉक से क्या इसने वॉयलेट किया है, कम से कम मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितना होना चाहिए, 25% होना चाहिए, क्या इसने वॉयलेट किया है, नहीं किया है, ये एक्सपर्ट कमेटी को रिपोर्ट देना था। इस पर चुप्पी साध के बैठा हुआ है। अभी इस पर चुप्पी साध के बैठा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, तो जाएगा ना सरकार को। नंबर 1।
इफ दे क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का क्या कोई डिस्क्लोजर नहीं हुआ, यदि हम जान लेते कि उसका मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कोई भी उसका इतना इतना शेयर होल्डर है, क्या ये चीज़ कमेटी को अभी तक पता नहीं चला? नंबर 2, क्या स्टॉक प्राइजेस को लेकर कोई मैनिपुलेशन हुआ है? ये तीनों चीज़, ये तीनों विषय था जो एक्सपर्ट कमेटी को काम करना था इस पर। ऑल 3 एक्सपर्ट आर लिंक टू एंटिटीज बिलोंग टू अडानी ग्रुप लोकेटेड ओवरसीज, जो तेरा बाहर जो लोकेटेड है वो सब तुम्हारी से, बस इस पर कोई बहुत बड़ा फाइंडिंग्स नहीं आया अभी तक, चुपचाप बैठा हुआ। समझ गए स्टूडेंट क्या है प्रॉब्लम? अब यहाँ पे समझते हैं, ऐसा नहीं कि सेबी ने प्रयास नहीं किया है, मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, बेनिफिशियल ओनर समझते हो ना, जो कमा के गया जिसको जाएगा, डायरेक्टली नहीं जाता है। बेनिफिशियल ओनर में डायरेक्ट नहीं है आपका, आप किसी इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो गया, वो कमाया तो आपके पास आया, ऐसे करके आता, डायरेक्ट नहीं आता। जैसे अभी ट्रस्ट का बताए थे ना, यदि ट्रस्ट को पैसा मिला तो ट्रस्ट से पैसा फिर अडानी को मिला, क्योंकि अडानी ही प्रमोटर है उस ट्रस्ट का। दैट इज अ बेनिफिशियल ओनर्स। देखो एफपीआई रेगुलेशन 2014 उसमें कहा था, नेचुरल पर्सन्स के बारे में बात किया था। नेचुरल पर्सन वो है जो बेनिफिशियल ओनर है और उसका डिस्क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। दिस रूल्स वे टू बी लाइन, देखो अब ये जो रूल्स है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बराबर कर दिया गया था, क्योंकि देखो पीएमएलए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि समय टाइम टू टाइम इसमें बहुत सारे वैल्यू एडिशंस भी हुए थे। अभी देखो साइबर क्राइम सब जोड़े गए हैं, तो इट इज़ इन ट्यून विद द पीएमएलए। ये 2014 में भी हुआ था कि नेचुरल पर्सन्स का डिस्क्लोजर होना जरूरी है। नेचुरल पर्सन का मतलब कौन है? बेनिफिशियल ओनर जो इन्वेस्ट कर रहा है। देखो 2018 में बहुत भयानक प्रयास किया गया है कि सेबी ने कहा कि नो, एफपीआई जो डिस्क्लोजर रिजिम है उसको हम टाइटन करते हैं और एनआरआई को और ओवरसीज सिटीजन को हम बाहर करते हैं। ठीक है, यदि वो गलत तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है और अपना डिस्क्लोजर नहीं कर रहा है तो हम बैन करते हैं उसको। बताओ, उसके बाद धमकी आया, बहुत बड़ा धमकी आया, पीएस का लार्ज पे बोला कि हमने इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम मनी अपना निकाल लेंगे इंडिया उससे। तो सेबी को एक कदम पीछे रखना पड़ा, और जो पहले बोला था 2014 में नेचुरल पर्सन्स का डिस्क्लोजर होना, उस पर भी चुपचाप पीछे चला गया, कुछ नहीं हुआ। तो 2014 में प्रयास हुआ था, 2018 में प्रयास हुआ था, मैं ये जो प्रयास है पर्याप्त नहीं था। यदि ये चीज़ उस समय लागू हो जाता तो आज इतना बड़ा घटना नहीं होता हिडनबर्ग का। समझ रहे हो ना? ये देखो आगे देखो, हेंस द अल्टीमेट बेनिफिशियरी इज हिडन, यानी कि किसको फायदा मिल रहा है वो पता ही नहीं है। यदि डिस्क्लोज होता है बेनिफिशियल ओनर तब ना पता चलता किसको मिल रहा है, तो हमें पता ही नहीं है। दिस मीन्स सेबी अलाउड किया है बहुत सारे मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर वाले जितने भी हैं। अब देखो ये कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा होगा, राउंड ट्रिपिंग कर रहा होगा, इंडिया का जो ब्लैक मनी है वो आ रहा इंडिया में ही वाइट मनी बन के आ रहा है, फिर जा रहा है पैसा, तो तुमको खुद पता नहीं है बेनिफिशियल ओनर कौन है इसका। समझे? तो व्हाट डिड द एक्सपर्ट कमिटी से ऑन दिस? एक्सपर्ट कमिटी ने क्या बोला है? बोला कि देखिए ओपेक स्ट्रक्चर, दिस प्रोविजन ऑन ओपेक विल डिलीटेड ऑन द प्रीमाइस दैट डिक्लेरेशन अंडर पीएमएलए कॉन्स्टिट्यूट सफिशिएंट कंप्लायंस। अब देखो, अब इसमें बोला कि पीएमएलए में बहुत सारा चीज़ पहले से ही है तो वो हो जाएगा वहाँ से। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट कि जो कमिटी का जो रिकमेंडेशन वो बहुत ही सॉफ्ट है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ठीक है, तो कमिटी स्टेटेड दैट सीरियस लैप्स इन मच सॉफ्टर टोन, बोल रहा है ना, एंड इट अपीयर्स एज इट दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, बताओ क्यों नहीं इम्पॉर्टेंट है? सेबी ने इतना प्रयास किया तो सिंपल बात है, इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा कि भाई सेबी को जो करना है करने दो ना, सेबी बेटर तरीके से करेगी। तो यदि कमिटी यदि सॉफ्ट है इसका मतलब क्या हुआ? सरकार भी मिला हुआ है, डायरेक्ट क्लेम करते हैं हम ये चीज़। ऑप्शन समझ में आ गया होगा तुम लोग को रिपोर्ट का मतलब। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब देखो यही है, बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये स्टूडेंट, है ना। जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर और सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ये हिंदू पेपर में आया था 4 जून को। तो देखते हैं क्या है विषय। जैसे कि मैंने कहा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 बोल दिया होगा गलती से, 6th है। ठीक है, 5th तो हो चुका है, ये 6th है। 6th का फर्स्ट रिपोर्ट आ गया था। 6th का फर्स्ट रिपोर्ट आया था 2019 और 21 के बीच में, मतलब 21 के बाद आया था, 19 और 21 में किया गया था। अब देखो देर इज सम कैच। 19 में करने का मतलब कोविड से पहले किया गया है, 21 में करने का मतलब कोविड से बाद में किया गया है। बात समझे ना? तो 19 और 21 में बढ़िया समझो, 2 साल का, इस 2 साल में फर्स्ट पार्ट सर्वे किया गया और वो रिलीज़ किया गया वही 2022 के आसपास। बात समझिए। अब इसमें क्या है कि एनीमिया वाला जो ग्रसित है वो बहुत ज़्यादा दिखा दिया गया है, तो सरकार को ये पच नहीं रहा है।
बात समझे? तो वही देखो यहाँ पे लिखा गया है कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनीमिया आर रिलेटेड टू बी ड्रॉप फ्रॉम द, अब देखो जो सवाल है कि क्या एनीमिया हिस्सा रहेगा नहीं रहेगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 पार्ट 2 का, तो ये चीज़ ड्रॉप कर दिया गया। अब ये चीज़ दूसरे इंस्टीट्यूट को दे दिया गया है ना, बताए थे ना, हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशंस, ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट का नाम है, उसको दे दिया गया है। और उसको देने का मतलब क्यों दिया गया है तो ये समझोगे इस मॉड्यूल में। ओमिशन कम, आप देखो क्यों इस तरह का ओमिट किए, क्यों हम अब एनीमिया वाला सर्वे नहीं करवाएंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 पार्ट 2 में, इसलिए क्योंकि बोला गया कि इसका जो तरीका है, हेमोग्लोबिन नापने का जो तरीका है, वो तरीका में ही फॉल्ट लाइन है। और क्योंकि हेमोग्लोबिन से ही पता चलेगा, ब्लड से ही पता चलेगा आपका कि आप एनीमिक हो या नहीं हो, करेक्ट, तो वो तरीका ही फॉल्ट है। देखो अब क्या प्रिक होता था, प्रिक टेस्ट, प्रिक मतलब क्या, फिंगर प्रिक टेस्ट, यहाँ से खून निकाल के चेक कर लेता था। अब एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि यदि फिंगर से यदि खून निकाला जाए, उसको चेक किया जाए स्टूडेंट, तो जो खून निकलेगा वो बहुत ही डाइल्यूट होगा, इसलिए आपको करेक्ट रिजल्ट नहीं देगा। यदि आपको सच में ही टेस्ट करना है तो वेन से करो, नस से करो, नस से निकाल करो, वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा। अब बात सही है, दम है इस बात में, क्योंकि फिंगर में जो निकलता है वहाँ से डाइल्यूट होने का भी चांस उतना ही रहता है। अच्छा पॉइंट किया है। अब इसमें देखो, अच्छा ठीक है। अब इसमें देखो क्या, इसमें क्या बताया गया। अच्छा देखो सुनो स्टूडेंट, मैंने क्या कहा, अच्छा मैं पहले ही सही बोल रहा था, मैंने गलती कर दिया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बताने में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th पहले रिलीज़ हुआ, वो 2019 और 21 में रिलीज़ हुआ था, और उसका दोनों रिपोर्ट आ गया। अब ये 6th होने वाला है, सॉरी ये 6th होने वाला है जुलाई से, ठीक है, आई करेक्ट माई सेल्फ, ठीक है। तो समझ गए ना, 5th का हम जितना ही बात करते हो 5th का बात कर रहे थे पहले वाला। अब 6th जो होने वाला है वो कब से होने वाला है, जुलाई 1 से होने वाला है। अब 6th में एनीमिया का सर्वे नहीं होगा, वो सिंपल दूसरा चीज़ सर्वे होगा, स्टंटिंग वगैरह वो सब चीज़ होगा, एनीमिया से रिलेटेड नहीं होगा वो। क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा गया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th रिपोर्ट में, जो कि तुम्हारा किया गया था 2019 और 21 में किया गया था, 2 साल के बीच में, उसमें क्या पाया गया है, मैंने कहा ना मोर देन 50%, यानी कि लगभग हम 60% कह सकते हैं जो महिला जो रिप्रोडक्टिव एज में है, 15 से लेके 49 ईयर्स, इतने लोग क्या है एनीमिक है, यानी कि इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा एनीमिया का प्रॉब्लम है। और लगभग 70%, 65 से 70% जो बच्चे हैं, समझ रहे हो ना, 6 मंथ से लेके 5 यानी कि 5 साल से नीचे कह सकते हैं, वो एनीमिया से ग्रसित है। ये तो बहुत बड़ा रिपोर्ट है। 65 to 70% 5 साल से बच्चे, तो आखिर वो बच्चे लोग तो फ्यूचर है इंडिया का। यदि इतने बच्चे लोग एनीमिया से ग्रसित है तो ये कंट्री के लिए तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा ना, इसलिए सरकार हिल गया इस रिपोर्ट को देख के। बहुत दिन से बात चल रहा है। अब देखो तुम खुद कंपेयर करो कि जो 2015 और 16 में जो आया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो चौथा रिपोर्ट था, उसमें देखो, उसमें तुम्हारा क्या था कि 57 की जगह 53 था और 67 की जगह 58 था। तो समय के साथ तो और इम्प्रूव होना चाहिए ना, क्योंकि उसके बाद आयुष्मान भारत चलाया, उसके बाद न्यूट्रिशंस वाला भी बहुत सारा चलाया भारत सरकार ने, उसके बाद इस बार तो मिलेट्स भी लेके आया भारत सरकार ने। तो दिन प्रतिदिन सरकार तो टारगेट कर रही है, पीडीएस इस लेवल पे चलाया है कोविड के टाइम में, तो एनीमिया तो नहीं होना चाहिए। हालांकि एनीमिया माइक्रोन्यूट्रिएंट से रिलेटेड है, बस सरकार अपना भर तो कोशिश कर रही है, थोड़ा बेटर होना चाहिए था। तो सरकार को लगा, क्या लगा सरकार को, तरीका ही गलत है, सर्वे करने का तरीका ही गलत है, उसको हटा दो। तो देखो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि एनीमिया एक पब्लिक हेल्थ चैलेंज है और एक्यूरेट एस्टिमेट्स, इसलिए एक्यूरेट एस्टिमेट होना जरूरी है, इसलिए एक अलग संस्था है इस चीज़ पे सर्वे करे, ना बल्कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इसलिए हम जो जुलाई से होने वाला है उसमें हम एनीमिया का रिपोर्ट हम नहीं देंगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को नहीं कहेंगे, उस पर काम करें, रिसर्च करें। होप तो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। एनीमिया क्या है, यू नो डैट। हाँ, एनीमिया या तो आरबीसी का कमी होना या आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन है प्रोटीन उसका कमी होना, दोनों ही हो सकता है, करेक्ट, वही चीज़ लिखा गया, दोनों ही हो सकता है। और हेमोग्लोबिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा डिफरेंट बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच पाता है। और यदि आपको ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया तो फैटिक फील करोगे, वीकनेस फील करोगे, ब्रीथ शॉर्टनेस फील करोगे, यानी कि सांस ठीक से नहीं ले पाओगे, थक जाओगे। तो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है हेमोग्लोबिन का, इसलिए स्टूडेंट हेमोग्लोबिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझे ना। तो या तो अब हेमोग्लोबिन का कमी हो जाना या आरबीसी कमी हो जाना, समझे। आगे देखो,
हेंस एनीमिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है पब्लिक हेल्थ के लिए कि जितना बेटर यदि एनीमिक लोग कम हैं तो इसका मतलब कंडीशन बेटर है सोसाइटी का। यहाँ पे देखो अभी भी जो एनीमिया है तुम्हारा डेटा, ये अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है पब्लिक हेल्थ का, क्योंकि हम जानते हैं कि एनीमिया से मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी दोनों ही रिलेटेड है। कितना लोग बीमार होगा, है ना, कितने रेट से लोग मरेंगे, बहुत ही काफ़ी हद तक तय करता है। अब जैसे मान लो कि प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग मदर्स ये यदि वो एनीमिक है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। फिर जैसे कई मदर एनीमिक प्रॉब्लम वजह से डिलीवरी के टाइम में ही चल जाते हैं, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ये, बात समझे ना। और चिल्ड्रन जो 5 साल से छोटा बच्चा है, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई हो जाएगा, है ना, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो भी हाई हो जाएगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है पब्लिक हेल्थ को डिसाइड करने के लिए, बात समझे। देखो एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिस्टम कैसा है महिला का, बात समझे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें देखो यदि कोई भी आयरन डिफिशियंसी हुआ, आखिर देखो एनीमिया होता कैसे है, अब आरबीसी का कमी की वजह से या फिर हेमोग्लोबिन कमी, ये कमी आया कैसे, आयरन कमी की वजह से। तो 2-3 तरीका होता है, 2-3 तरीका है जहाँ पे आरबीसी घट गया या फिर हेमोग्लोबिन घट गया। एक तो आयरन की वजह से हुआ, आयरन हमें बहुत अलग अलग सोर्स से मिल सकता है, वेजिटेरियन सोर्स से भी मिल सकता है, नॉन वेजिटेरियन सोर्स से भी मिल सकता है। तो एक ये कमी की वजह से, आयरन कमी की वजह से, एक तुम्हारा B9 की कमी की वजह से भी होता है, फोलेट जिसको कहते हैं हम लोग, फोलेट, और एक B12 से भी होता है। ये 3 चीज़ से, मगर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आयरन है, जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है हमारे बॉडी के लिए। आर यू गेटिंग मी? तो देखो आयरन डिफिशियंसी जो है, यदि मान लो कि एनीमिया हो गया तो आपका जो काम करने का जो क्षमता है वो कम हो जाएगा। जब एक आदमी का काम करने का क्षमता कम हो जाएगा तो नेशन तक फर्क पड़ेगा उसका। तो टोटल तुम्हारा नेशनल डेवलपमेंट में, अब तुम्हारे इकोनॉमी में इसका सीरियस कॉन्सिक्वेंस पड़ने वाला है। आर यू गेटिंग मी? समझ रहे हो ना। आगे देखो तो क्या रीज़न है एनीमिया होने का, बिल्कुल यहाँ बताया गया है। जो सबसे कॉमन तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो आयरन डिफिशियंसी का है, आयरन का ब्लड में कमी होना। नीचे देखो स्टूडेंट, तो आयरन कैसे मिल सकता है, देखो आयरन वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों सोर्स से मिल सकता है। नीचे देखोगे तो आयरन इज अवेलेबल इन रेड मीट्स, जो रेड मीट्स होता है वहाँ से मिल सकता है यदि नॉन वेज हो तो। पोल्ट्री से मिल सकता है, फिश से मिल सकता है, एग से मिल सकता है, करेक्ट, ये नॉन वेज के लिए। हाँ, आपको वेज में भी मिलेगा, वेज में आप नट्स मिल सकता है आपको, है ना, ड्राइड फ्रूट से मिल सकता है, लेगुमिनस प्लांट से मिल सकता है, डार्क लिवी ग्रीन वेजिटेबल वहाँ से मिल सकता है, तो उसको दबा के खाया करो, समझे ना। नॉन वेज हो तो नॉन वेज दबा के खाओ, फिश और एग्स को, और यदि वेजिटेरियन हो तो ड्राई फ्रूट सब, लेगुमिनस प्लांट ये सब खाया करो, इससे आयरन डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगा। ये पहला केस हुआ। हाँ, दूसरा क्या हो सकता है, B12 और फोलेट भी हो सकता है। फोलेट मतलब विटामिन B9, ठीक है, ये इसकी कमी से भी हो सकता है, मगर ज़्यादातर आयरन की कमी से होता है स्टूडेंट। अब देखो अब B12 कहाँ पे मिलेगा तुमको, तो देखो नॉन वेज और वेज दोनों ही है तुम्हारा, मीट और एग्स तुम्हारा नॉन वेज के लिए और तुम्हारा मिल्क तुम्हारा क्या है, वेज के लिए है। फोलेट देखो, फोलेट कहाँ से मिलेगा, B9 कहाँ से मिलेगा तुमको, वही डार्क ग्रीन लिवी वेजिटेबल्स, वहाँ से देखो तुमको आयरन भी मिल रहा है और प्लस तुमको विटामिन B9 भी मिल रहा है। तो वेरी नाइस ना। तो खाली 8-12 पढ़ने के लिए नहीं है स्टूडेंट, इस पे काम भी करना होगा तुमको, समझ गए ना। अब देखो तो इसलिए क्या किया गया है कि अब जो सर्वे होगा, अब शिफ्ट कर दिया गया कि अब एनीमिया का जो सर्वे होगा इंडिया में शिफ्ट कर दिया, न्यू डाइट एंड बायोमार्कर सर्वे, इसी को DAPS-1 कहते हैं, जो कि पिछले साल लॉन्च किया गया था, ये देखने के लिए कि क्या लोगों का क्या डाइट है, लोग क्या खाते हैं। देखो बैलेंस डाइट इज सो इम्पॉर्टेंट ना, बैलेंस डाइट। अब देखो कहीं पे खाना नहीं है तो आदमी माल न्यूट्रिशन का शिकार है, और कहीं पे खाना है तो ओबेसिटी का शिकार है। तो इसका मतलब क्या है, केवल पैसा ही डिसाइड नहीं करता है कि किसी घर में खाना पहुंच रहा है, बैलेंस डाइट भी डिसाइड करता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं कि व्हाट टू ईट, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो भी तो ओबेसिटी से प्रॉब्लम में फंस रहा है, और जिसके पास नहीं है तो माल न्यूट्रिशन से, यानी कि हिडन हंगर का प्रॉब्लम है, इट इज़ कॉल्ड हिडन हंगर। अब बाहर से खा तो रहे हो बट अंदर लग नहीं रहा है, बात समझो, वही चीज़ लिखा गया है। अब जो DAPS-1 होगा, जो पिछले साल से स्टार्ट हुआ, इसी को बोलते हैं न्यू डाइट एंड बायोमार्कर सर्वे, समझे। तो इसमें डाइट, न्यूट्रिशंस, हेल्थ स्टेटस सभी पता किया जाएगा, रूरल अर्बन पॉपुलेशन में एनीमिया का क्या स्थिति हो, सभी चीज़ पता किया जाएगा। होप तो समझ में आ गया होगा। तो अब जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से नहीं होगा, अब किसके हिसाब से होगा, DAPS के हिसाब से होगा, और इसको जो कैरी करेगा वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन होगा। आगे देखो तो गवर्नमेंट ने क्यों डिसीजन लिया है। अब देखो इसमें तुमको दिखाया गया कि देखो ये WHO का है कि जो 6 मंथ से लेके यानी कि 5 साल से नीचे वाला बच्चा होगा तो उसको इतना होमोग्लोबिन चाहिए, समझे। चिल्ड्रन जो 5 साल से ले 11 साल का होगा उसको इतना चाहिए, सब अपना क्राइटेरिया बताया गया। जो एडल्ट फीमेल्स है
जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको इतना होना चाहिए, कम से कम 11 G/DL इतना होना चाहिए कंसंट्रेशन हेमोग्लोबिन का। तो हमारे जो रिसर्चर्स, हमारे भारत के जो रिसर्चर्स, वो कह रहे हैं कि ये जो भी दिया गया है ये सैक्रोसेंट नहीं हो सकता वर्ल्ड में, क्लाइमेटिक कंडीशंस और भी बहुत सारा मल्टीपल फैक्टर्स है, ये सैक्रोसेंट इंडिया में लागू नहीं हो सकता। देखो वही जो रिसर्चर्स हैं हमारे भारत में वो कहते हैं कि ये गलत बात है, इस तरह WHO का वो जो सैक्रोसेंट फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंडिया को सूट नहीं करेगा, क्योंकि एज, जेंडर, साइकोलॉजिकल स्टेटस, फिजियोलॉजिकल स्टेटस, अल्टीट्यूड, अदर फैक्टर, बहुत सारे और भी फैक्टर है। तो इसलिए ये जो डेटा जो WHO दे रहा है वो सैक्रोसेंट नहीं है, भारत के ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब मैं बता चुका हूँ क्या क्या रिकमेंडेशन दिया है। आगे देखो, कैपिलरी ब्लड मे नॉट गिव द एक्यूरेट रिजल्ट। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉब्लम समझेंगे। आखिर जो टेस्ट हो रहा था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में, फिंगर टेस्ट जो फिंगर प्रिक जो टेस्ट हो रहा था वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। वही बोल रहा है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में हम हेमोग्लोबिन को यही कैपिलरी ब्लड वही निकाले, फिंगर प्रिंट से निकाल रहे थे। कैपिलरी ब्लड मतलब क्या, एक लाइन से निकल रहा है जो ब्लड, हल्का सा वो ऐसे किए यहाँ पे फिंगर में, उसे निक किए, वहाँ से निकल गया। तो ये सही रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि उस समय ब्लड डाइल्यूट होने का चांस है। जब ब्लड डाइल्यूट होगा, यानी कि ब्लड में डाइल्यूशंस होगा, तो फॉल्स रिजल्ट भी देने का उतना ही चांस है। इसलिए स्टूडेंट जो मोर एक्यूरेट देगा वो वेनस ब्लड सैंपलिंग देगा, यानी कि जो वेन से निकाला जाएगा ब्लड वो ज़्यादा बेटर रहेगा। समझ गए ना। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे देखो ये क्या क्या चीज़ पे देता था अभी तक, पॉपुलेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस पे, हर एक स्टेट और हर एक यूट्यूब्स में। बट इसका थोड़ा सा काम, थोड़ा अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है थोड़ा कम हो गया। एनीमिया वाला नहीं करेगा, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ करते रहेगा। समझ गए ना। तो ये डाइटरी एंड बायोमार्कर्स सर्वे क्या है, यानी कि DAB-1 क्या है, तो अभी जस्ट बताए हैं तुमको कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल लेवल डाइटरी सर्वे होने वाला है। इसमें पूरा लिया जाएगा, अलग अलग डिफरेंट एज ग्रुप्स का डेटा लिया जाएगा। उससे पूछा जाएगा स्टूडेंट कि क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो, सब अलग अलग रीजन से, और पहली बार भारत में ये होने वाला है। तो यहाँ से और बेटर तरीके से और वेनस ब्लड सैंपलिंग होगा, निकाला जाएगा। इससे एनीमिया रियल सेंस में हमें पता चल जाएगा। अरे दिमाग काम आ रहा है, भूसा भरा नहीं है ना, समझ रहे हो ना। देखो तो ख़त्म कर दिए हम, ख़त्म हो गया। अब 187 चलते हैं। GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर अचीवमेंट्स, देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ये भी हिंदू पेपर में आया था 1 जून को ही। तो देखते हैं, देखो ये सबसे बड़ा रहेगा, बट बहुत सबसे आसान है ये समझने में। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही आसान है। देखो इसमें बताया जा रहा है कि 3 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जिसने पूरी तरीके से चीज़ों को चेंज कर दिया, या फिर जो रखता है हिम्मत की आने वाले समय में पूरा चेंज कर सकता है। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फुल चेंज। पहले सॉफ्टवेयर क्या था, अब सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जो सॉफ्टवेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किया है, जो क्वांटम ने जो क्लासिकल कंप्यूटिंग में किया है, जानते हो आप क्वांटम कंप्यूटिंग बताते हैं, जो क्लासिकल कंप्यूटर को रिप्लेस कर रहा है। अभी देखो, अभी हमारा जो सुपर कंप्यूटर है वो हेक्सा स्केल का है, यानी 10⁻18 का है, बताए थे ना। नहीं, पेटाफ्लॉप्स है वो, 15 वाला पेटाफ्लॉप्स है। हेक्सा स्केल मतलब वो करेक्ट किए थे उस दिन हम खुद को, 10⁻18 हेक्सा स्केल। हाँ, तो हमारे पास तो सुपर कंप्यूटर क्या है, एक तुम्हारा एक राती है ना, क्या है वो, क्या है बताओ तो, एरावत है हमारा, जो कि रैंक उसका 100 रैंक में आता है। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर 100 का एरावत है। और अभी जो हमारा IMD के पास दो सुपर कंप्यूटर है, मीर और प्रत्यूष, जिसका प्रोसेसिंग यूनिट उतना नहीं है। अब देखो क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा फैक्टर है, तुम हो ना क्लास में, क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा फैक्टर है पता ही नहीं चल रहा है। बताओ मानसून आएगा नहीं आएगा। अब क्लासिकल कंप्यूटर से होने वाला नहीं है, अब क्वांटम कंप्यूटर चाहिए। तो अब तुम लोग समझ रहे हो बात को, सॉफ्टवेयर में कितना आगे बढ़ा दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जाके, उसी तरह क्वांटम में भी कितना खतरनाक हिम्मत रखता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग भी कितना खतरनाक हिम्मत रखता है कि आने वाले समय में वो क्लासिकल कंप्यूटर को रिप्लेस कर देगा। सिमिलरली ग्राफीन भी हिम्मत रखता है मटेरियल को चेंज करने का। जैसे देखो सिलिकॉन ने पूरा चेंज कर दिया ना, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, अब दौर है ग्राफीन का, या अब दौर आने वाला है ग्राफीन का। तो वही चीज़ लिखा गया कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सॉफ्टवेयर के साथ किया, जो क्वांटम कंप्यूटिंग जो कंप्यूटर के साथ कर रहा है,
उसी तरह सिमिलरली ग्राफीन भी तुम्हारा मटेरियल के साथ पूरा चेंज कर देगा चीज़ों को। नेक्स्ट कपल ऑफ डिकेड्स में यानी कि 20-30 साल में पूरा स्थिति, ये तीनों जो टेक्नोलॉजी है पूरा ह्यूमन बींग को चेंज कर देगा ऑल टुगेदर। बस समझे? अभी देखो ना चैट जीपीटी एक ऐसे लिखवाओ तुमसे ज़्यादा बेटर लिख देगा वो। और आने वाले समय में जो मॉडिफिकेशन होगा जान ही रहे हो, ह्यूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना ह्यूमन बींग के बराबर हो गया। बाद में देखो अभी एक सैचुरेशन पीरियड भी आ गया जिसको सिंगुलरिटी कहते हैं हम लोग, सिंगुलरिटी, जहाँ पे ह्यूमन को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, सुपरलीड कर सकता है। करेक्ट, समझ रहे हो ना? तो अब देखो इंडिया, देखो अब इंडिया तो जानते हो, इंडिया तो सिलिकॉन वाला बस तो छोड़ ही दिया, यानी कि सेमीकंडक्टर वाला बस तो पीछे छोड़ ही गया। अब ध्यान देना है ग्राफीन में। अब ग्राफीन में भी देखो सबसे जो बेस्ट वर्ल्ड का है वो चाइना ही है। जान के हैरानी होगा तुम लोग को, बहुत तगड़ा है। अभी ग्राफीन में बहुत काम हो रहा है वहाँ पे, 3-4 साल पहले से काम होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे भी इंडिया कम्पीट नहीं कर सकता है। मैं इंडिया का बिगिनिंग है, ठीक है, मैं यदि इंडिया बहुत स्लो चलेगा तो काम नहीं चलने वाला है। देखो इंडिया देखो एआई में बहुत अच्छा काम कर रहा है, पोटेंशियल चैलेंजर है क्वांटम कंप्यूटिंग में भी इंडिया। तो अभी इंडिया को थोड़ा ग्राफीन एरिया में भी ध्यान देना चाहिए। मगर इंडिया का जो पेस है बहुत स्लो है। मगर रिसेंट टाइम में पेस ठीक बढ़ा है, मगर बाकी कंट्री के हिसाब से सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। सिंपल बात है, बात समझे? यहाँ पे देखो स्टूडेंट बहुत बढ़िया से दिया गया है, इसको जूम करो। एक दौर था स्टोन एज का, जहाँ पे स्टोन ही सबसे बड़ा टूल्स हुआ करता था। तुम लोगों को तो एंशिएंट इंडिया भी बताएं, अब देखो कितना बढ़िया से रिलेट किया। फिर कॉपर एज आया, कैलकुलेटिक एज आया, फिर ब्रॉन्ज एज आया, फिर आयरन एज आया, जनपदास, है ना, देख रहे हो ना। फिर स्टील का एज आया। स्टील कितना काम करता है, देखो आयरन से भी एक कदम आगे है स्टील। उसका पॉलीमर्स का आया, लॉन्ग चेन पॉलीमर्स। उसके बाद आया सिलिकॉन का। हाँ, अब दौर है स्टूडेंट ग्राफीन का। देखो बस समझे, अब दौर है ग्राफीन का। तो एक गजब का शिफ्ट दिखाया है। तो समझते हैं ग्राफीन के बारे में। देखो कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तुमको इसमें पूरा डेटा भरा हुआ है, एक एक चीज़ समझते हैं। आखिर इतना खास क्या बात है कि आने वाले समय में 20-30 साल में ग्राफीन पूरा रिकॉर्ड तोड़ देगा या बहुत बड़ा मटेरियल्स बनने वाला है? ऐसा क्या बात है इसमें? तो ग्राफीन देखो वर्ल्ड का सबसे थिनेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज़्यादा कंडक्टिव मटेरियल है, हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए। ये सबसे खास बना देता है इसको, सबसे अलग। देखो खाली जो ही नहीं कि जो गुड कंडक्टर हो उतना ही पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त तुम्हारा दूसरा भी है, थिनेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट वाला भी बात है। तो इसके पास तीनों जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी इसको सबसे सुप्रीम बनाता है। बात समझे? नंबर 1 देखो कॉपर से भी बेटर कंडक्टिविटी इसके पास है। और क्या चाहिए तुमको? 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है स्टील से। अब देखो स्टील अपने आप में स्ट्रॉन्गर है और उससे भी 200 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और उतना ही नहीं, उससे 6 टाइम्स लाइटर भी है। जो चीज़ जितना लाइटर होगा उतना ही वो पोर्टेबल होगा, उतना ही वो बेटर होगा। पोर्टेबल मतलब आराम से तो कैरी करना है ना। भारी सामान है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह करना कितना, जैसे आयरन देखो हद भारी होता है। अब देखो ये स्टील से भी 6 टाइम्स लाइटर है और 200 टाइम्स तुम्हारा स्ट्रॉन्गर है। तो क्यों नहीं हम प्रीफर करेंगे इसको अब आने वाले समय में। दूसरा देखो सबसे गजब बात है कि ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है, यानी कि जब वो लाइट इससे पास करोगे तो मात्र मैक्सिमम 2% तक ही ऑब्जर्व करता है, बाकी 98% निकाल देगा ये। इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज़्यादा है इसका, ये भी एक क्वालिटी होता है स्टूडेंट। तीसरा देखो ये इम्परमेबल टू गैसेस, यानी कि जो सबसे लाइटेस्ट हाइड्रोजन और हेलियम को भी ये क्या करता है, क्रॉस होने नहीं देता है। यानी कि हेलियम और हाइड्रोजन क्या है, तुम्हारा बहुत जल्दी से पास हो सकता है किसी भी मटेरियल में, उसको भी ये रोक सकता है। ये भी पॉजिटिव चीज़ है। इसे क्या होगा, सिस्टम जो भी होगा वो मेंटेन रहेगा। और देखो इलेक्ट्रिसिटी का जो चेहरा है वो पूरा बदल सकता है आने वाले समय में ग्राफीन। समझे? कंडक्टिविटी, एनर्जी जनरेशन, बैटरी, सेंसर और बहुत जगह पे काम आ सकता है ये। समझे? इनफैक्ट इन छोटा एकदम बहुत छोटा क्वांटिटी में भी इतना भयानक कंपोजिट मटेरियल्स बना सकता है स्टूडेंट, जिससे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। तो ग्राफीन आने वाले समय में बहुत खतरनाक इसका यूज़ होगा। अब इसका साइज देखो, 1 मिलियन टाइम्स थिनर देन ह्यूमन हेयर। अब बताओ, एक बाल लो, एक तो बाल तो हाथ कितना छोटा होता है, अब उसके कंपेयर में 1 मिलियन टाइम्स कम है, यानी कि 1 मिलियन 10 लाख टाइम्स छोटा है, थिनर है, पतला है। ग्राफाइट देखो, ग्राफाइट का क्या खासियत है, ग्राफाइट 3D क्रिस्टलन अरेंजमेंट है, 3D में है, लेंथ ब्रेथ हाइट है। मैं ये गजब बात है, ग्राफीन 2D है,
और भी एटम साइज का। एटम समझते हो ना, एटम तो पहले बिलीव किया जाता था कि एटम ही सबसे सब एटमिक पार्ट है, बाद में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आविष्कार हुआ। यानी कि ग्राफीन का जो साइज है एक एटम का साइज है, हद छोटा हुआ स्टूडेंट, बहुत छोटा, एक एटम के साइज के बराबर है ये, उसका थिकनेस के बराबर है, बहुत छोटा है ये, एक एटॉमिक लेवल का स्ट्रक्चर है उसका, और 2D का है। तो ये भी एक क्वालिटी है इसका, जो इस चीज़ को और ज़्यादा यहाँ से और ज़्यादा एप्लीकेशन निकाला जाएगा इस रीजन से भी। आगे देखो अभी तक क्या क्या है, अभी तक हम लोग ग्राफीन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, आने वाले समय में बहुत बढ़ेगा। अभी देखो एरोस्पेस में करते हैं, जहाँ एस्ट्रोनॉट्स लोग जाते हैं ना ऊपर में, सैटेलाइट सब में यूज़ करते हैं, ऑटोमेशन में यूज़ करते हैं, है ना, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सब में यूज़ कर, कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, देखो जो सुपर कैपेसिटर है, कैपेसिटर जानते हो ना, फैन में भी यूज़ होता है, हर जगह यूज़ होता है। चार्ज को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर का यूज़ होता है स्टूडेंट, समझे। तो हाई परफॉर्मेंस बैटरी के लिए, कैपेसिटर के लिए, टच स्क्रीन के लिए, कंडक्टिव इंक्स के लिए, सब जगह ही अभी भी यूज़ होता है ये, समझे। और ग्राफीन बेस्ड सेंसर बहुत ही बेस्ट है कि इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए, रेनफॉल, टेम्परेचर, हो सकता है आने वाले समय में जो हम लोग अभी देखते हैं IMD का जो देखते हैं ना हम लोग कि 40 डिग्री है, ये है, वो हो सकता है ग्राफीन एज अ टूल्स यूज़ करें, क्योंकि ज़्यादा बेटर मॉनिटर कर सकता है, समझे ना, इन्वायरमेंट को ज़्यादा मॉनिटर कर सकता है। हेल्थ केयर, वेयरेबल डिवाइस, सभी चीज़ में यूज़ होते हैं अभी भी। ग्राफीन ऑक्साइड मेम्ब्रेन्स देखो, ये वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आता है, डिसैलिनेशन प्लांट्स में काम आता है, ये प्रेजेंट है ये, समझे। और देखो इतना ही नहीं, ग्राफीन से मास्क भी बना था कोविड के टाइम में, तो ये प्रेजेंट यूजेस है, एप्लीकेशन है। पोटेंशियल यूज़ तो बहुत ज़्यादा है इसका, समझ गए ना। तो देखो इंपॉर्टेंट है डिफेंस और एरोस्पेस के लिए। देखो कैसे, एक तो एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ है, अभी बताया ना कितना मजबूत है ये, स्टील से भी ज़्यादा मजबूत है। जब स्टील से भी ज़्यादा मजबूत है तो जो तुम्हारा आर्मी लोग के लिए, मिलिट्री वाले लोग के लिए जो आर्मर है, कवच बॉडी के लिए, उसके लिए काम आ सकता है। बैलिस्टिक प्रोटेक्शन के लिए काम आ सकता है, जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है, ज़्यादा हीट ना निकले या फिर दूसरी जगह से अटैक हो तो उसके लिए शील्डिंग के रूप में काम आ सकता है। देखो इसके पास पावर है कि ये एब्जॉर्ब कर सकता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिसअपियर भी कर सकता है। तो इससे भी तुम्हारा एक कोटिंग बनेगा, जो कोटिंग क्या है तुम्हारा, उस स्टेल्थ कोटिंग, यानी कि स्टेल्थ कोटिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो कि ईजी ना हो डिटेक्ट करने में। तो कहने का मतलब डिफेंस में भी बहुत तरह काम करेगा आपका ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बचा रहेगा, एक्यूरेट रिजल्ट देगा आपको, जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहा है वो सभी चीज़ बताएगा ये, एक्सप्लोजिव, रेडिएशन, सब चीज़ के बारे में, बायोलॉजिकल, सब चीज़ के बारे में ये पता कर सकता है, समझे। केमिकल, बायोलॉजिकल जो अटैक होने वाला है फ्यूचर में, जो भी, उससे भी हम लोग इसको एज अ सेंसर काम करवा के वो भी डिटेक्ट करवा सकते हैं। देख रहे हो ना यूजेस। बेटर एनर्जी स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉपर्टीज़, इससे ज़्यादा अट्रैक्ट है, और यही कारण है कि ग्राफीन को बहुत ज़्यादा तुम्हारा डिफेंस सेक्टर में यूज़ किया जा रहा है, डिफेंस, एरोस्पेस, अलग अलग जगह पर। आगे देखते हैं, देखो बच्चे लोग, एक कार्बन नैनो ट्यूब्स ही है, ठीक है ना, कार्बन नैनो ट्यूब्स वो भी ग्राफीन से ही बना है। इसको देखो क्या है कि ये सिलेंड्रिकल शेप है, देखो एक स्ट्रक्चर है, एक लेयर स्ट्रक्चर, उसको सिलेंडर फॉर्म में बना दिया गया, रोल फॉर्म में, वही बन गया तुम्हारा कार्बन नैनो ट्यूब्स। और कार्बन नैनो ट्यूब जानते हो उसका एप्लीकेशन कितना खतरनाक है, UPSC में बैक टू बैक सवाल पूछा कि नहीं पूछा, ग्राफीन से ही बनता है। देखो सिलेंड्रिकल मॉलिक्यूल्स है, जिसमें क्या, रोल ऑफ सीट्स है, ऐसे एक सीट को, एक सिंपल सीट है उसको रोल अप कर दिया और सिलेंड्रिकल शेप बना दी है, समझे। अब इसका देखो वेरी लाइट, बहुत कम वेट है इसका, डेंसिटी देखो 1/6 है स्टील का, और थर्मल कंडक्टिविटी बेटर है, इवन डायमंड से बेटर है। इट इज़ ऑल अबाउट कार्बन नैनो ट्यूब्स। क्या क्या एप्लीकेशन होगा कार्बन नैनो ट्यूब्स का, देखो कार में डिप्लॉय कर सकते हो, क्लोथ में। अब देखो क्लोथ में करोगे, शर्ट में करोगे ना, शर्ट में मैला नहीं होगा, शर्ट आपका स्ट्रेन नहीं आएगा, उसमें मैला नहीं होगा, तो हट जाएगा, ठीक है। वही बोला कि क्रिएटिंग स्टेन रेजिस्टेंट शर्ट्स, यानी कि शर्ट में जो मैला होता है ना जी, लगता है ना मैला, वो सब कुछ नहीं होगा। लाइटर और फ्यूल एफिशिएंट कार बन सकता है, प्लेन, बहुत तरह का यूज़ हो सकता है कार्बन नैनो ट्यूब्स का। फार्मेसी और मेडिसिन में भी यूज़ हो सकता है अच्छे से। पॉलीमर्स को और ज़्यादा उसका कनेक्टिविटी को एनहांस करने के लिए भी यूज़ हो सकता है ये, बात समझे। और बहुत ही बेटर तुम्हारा मेटल वायर्स में बेटर तरीके से यूज़ हो सकता है, समझे। अभी जो कंप्यूटर चिप्स है हमारा, उसमें भी और बेटर तरीके से यूज़ हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या कि जितना भी हम अभी का जो एग्जिस्टेंस देखते हैं उसमें भी बहुत सारा ये चेंजेस ला सकता है। आगे देखो, वी आर अनडाउटली एंटरिंग, अब देखो वही जो बोल रहे हैं, जो लिखे हैं स्कॉलर,
वो बोले कि देखो अब हम लोग ग्राफीन एज वाला एज में जा रहे हैं, जैसे स्टोन एज से निकले है ना, फिर आयरन एज में गए, अब ग्राफीन वाला एज में जा रहे हैं हम लोग। देखो वही बोले कि स्टोन एज, आयरन एज, अलग अलग एज आया है, अब हम लोग ग्राफीन एज की तरफ जा रहे हैं। अब तुम खुद देखो ग्रैंड व्यू रिसर्च के हिसाब से 2022 में $176 मिलियन का इसका तुम्हारा साइज था, इकोनॉमी साइज था ग्राफीन का, मार्केट वैल्यू। अभी देखो ये, और प्रत्येक साल 47% से बढ़ रहा है, तो बहुत खतरनाक बढ़ जाएगा ये। 2023 से लेकर 2030 तक लगभग 50% से एनुअल ग्रोथ होगा इसका, तो बहुत तगड़ा ग्रोथ है। यानी कि 176 है, उसमें 50% जोड़, तो वो चीज़ तुमको 2023 में दिखेगा, फिर वहाँ से 50% जोड़, फिर वो दिखेगा, यानी कि लगातार बढ़ते चला जाएगा इसका मार्केट वैल्यू। तो वन ग्राफीन एनहेंस प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड एवरी वीक, यानी कि हर एक वीक एक ग्राफीन से रिलेटेड नया नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है मार्केट में। अब देखो पहला ग्राफीन डिस्कवर्ड हुआ था, ये जस्ट हाल फिलहाल का बात है, 2004 में हुआ था। हाँ, उस समय देखो, उस समय हाई ग्रेड लार्ज स्केल ग्राफीन प्रोड्यूस करना मुश्किल था। मैं अभी देखो ना, थिंग्स चेंज्ड, अब चीज़ चेंज हो गया, इतना चेंज हो गया कि 2022 तक आते आते हर एक वीक नया नया एक प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है ग्राफीन का। लगभग 30 कंपनी ग्राफीन पे काम कर रहे हैं या उसके प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, हम कह सकते हैं, वो भी वर्ल्ड का ब्रांडेड कंपनी सब, ये सब छोटा मोटा तो होगा ही बहुत सारा। तो चाइना देखो, चाइना इसमें भी लीड किया है। देखो लीडिंग कंट्रीज वर्ल्ड में कौन सा, चाइना, यूएस, यूके, जापान, साउथ कोरिया, रसिया, सिंगापुर। और 2018 में देखो चाइना ने ग्राफीन के ऊपर आईपीआर कितना किया है, 218 आईपीआर उसने वो फाइल किया है। हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की हमने बनाया है चीज़, जो कि बाकी कंट्री भी मिल के यदि बात करोगे, यूएसए, यूके, जापान जो बेटर है वो सबको जोड़ के भी देखो तो 79 है। यहाँ लीड किया कि नहीं किया? और चाइना बाबू, इंडिया किया है केवल 8 फाइलिंग किया है। एक तो इंडिया का जो आईपीआर रिजिम है वही गड़बड़ है, सही है कि नहीं है बताओ? चाइना एंड ब्राज़ील देखो अभी लीडर है प्रोडक्शन ऑफ ग्राफीन में, मगर चाइना टेक्नोलॉजी वैल्यू एडिशन में बहुत आगे है। अब जहाँ तक सवाल है, देखो एट द बीजिंग ग्राफीन इंस्टीट्यूट जो 2018 में बनाया गया है, अब सेवरल कंपनीज प्रोड्यूस इंडस्ट्री ग्रेड ग्राफीन प्रोडक्ट्स। अब बताओ, बहुत सारा कंपनी अट्रैक्ट होकर बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो चाइना ऐसे ही आगे जाएगा। अब देखो इंडिया कितना प्रोड्यूस करता है, चाइना कंपेयर में 1/20 करता है, 1/20, और ब्राज़ील से 1/3, यानी कि चाइना और ब्राज़ील हमसे बहुत आगे। इनफैक्ट चाइना बहुत आगे है इसमें भी। अब सेमीकंडक्टर में तो आगे निकल ही गया, ग्राफीन में भी अभी भी आगे है बहुत ज़्यादा। तो यदि ये बस खो दिए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे इंडिया का प्रयास, इंडिया ने क्या क्या प्रयास किया रिसेंट टाइम्स में, क्योंकि ये सब एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। इंडिया का प्रयास देखो ठीक है, बहुत सारे कंट्री के हिसाब से ठीक है। अब चाइना कंपेयर नहीं करेंगे, बहुत सारा कंट्री जिसने तो कुछ नहीं किया, उससे बेटर है। जैसे हमारा देखो सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग है, IISc बेंगलोर वाला, या फिर कैश टैक बहुत अच्छा काम कर रहा है दोनों। तो ये दोनों कोलैबोरेशन से बहुत अच्छा काम हो रहा है ग्राफीन पे। बहुत सारे स्टार्टअप, बहुत सारे फॉरेन सब्सिडी भी भारत में आए हैं, काम हो रहा है, ठीक है। टाटा स्टील भी ने भी देखो, टाटा स्टील ने भी किया है कि थोड़ा सा स्टील सरफेस के ऊपर से है ना वो एक्सट्रैक्ट किया है, यानी कि स्टील सरफेस के ऊपर से ये निकाला है ग्राफीन, ठीक है। और फिर मिक्स किया है, देखो इट ऑल्सो मिक्स विद द ग्राफीन, और प्लास्टिक प्रोडक्ट के साथ भी किया है, ताकि एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या क्या नया प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो टाटा स्टील ने भी काम किया है इस पर। कुछ स्टार्टअप भी है जो भारत में काम कर रहे हैं, बाहर के भी स्टार्टअप हैं। IISc बेंगलोर देखो आए काम कर रहा है। हाँ, कुछ कुछ हमारे इंस्टीट्यूट है, जैसे IIT रुड़की देखो, इसका स्टार्टअप है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, ग्राफीन बेस अल्ट्रा कैपेसिटर बना रहा है। IIT कानपुर देखो, वो नैनो कंपोजिट्स बना रहा है तुम्हारा वही सील्डिंग के लिए, बहुत अच्छा है ये, समझे। हाँ, मगर अभी ये सब नेशन स्टेज पे है, ये बड़ा स्टेज में बनने में टाइम लगेगा स्टूडेंट, समझ गए ना। देखो एक तुम्हारा बना है इंडिया इनोवेशन सेंटर ग्राफीन का, केरल में बना है, तो कह सकते हैं बेटर है। तो चाइना, देखो चाइना डिक्लेयर ग्राफीन, उसका 13th प्लान, उसका अपना अपना प्लान चलता, बोलता है कि हमारा 13th प्लान है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यूरोप ने देखो ग्राफीन को प्रमोट करने के लिए लगभग 1 बिलियन यूरो का 2013 में ही इन्वेस्टमेंट कर दिया था, बताओ और क्या चाहिए तुमको, बहुत ह्यूज है, बात समझे। और ऊपर जो दिखाया गया कि देखो आने वाले समय में हो सकता है कि ग्राफीन बेस्ड तुम्हारा रैपर्स हो, रैपर्स, ताकि तुम्हारा जो सेल्फ लाइफ है वो भी तेज़ी से बढ़ेगा उसका। जैसे अभी देखते हो ना कुरकुरे के पैकेट क्या नाइट्रोजन अंदर रहता है, इसलिए सेल्फ लाइफ बढ़ा रहता है उसका, समझे। तो इस हिसाब से इसमें भी काम हो सकता है। तो आगे देखो स्टूडेंट, क्या करना चाहिए हमें एक नोडल मिनिस्ट्री को दे देना चाहिए और कहना चाहिए कि नेशनल ग्राफीन मिशन पे काम करिए आप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या कोई अलग से डिपार्टमेंट बना के उसको दे देना चाहिए।
बात समझे, नंबर 1। हाँ, इंडिया को भी लीडर्स बनना चाहिए, अनडाउटली हमें भी लीडर्स बनना चाहिए ग्राफीन में, ठीक है। क्योंकि जानते हो अभी जो दौर है स्टूडेंट, जो टेक्नोलॉजी में आगे है वो देश आगे है, चाहे वो कंट्री छोटा ही क्यों ना। इसराइल देखो, जापान देखो, साउथ कोरिया देखो, सिंगापुर देखो ना, इतना जुटपुटिया कंट्री है, दिखता ही नहीं है मैप पे ठीक से। इसराइल भी नहीं दिखता है, बताओ कितना आगे है। तो यदि आगे बढ़ना होगा तो इस पर काम करना होगा हमें, है ना, हाई ग्रेड ग्राफीन पे काम करना होगा हमें, समझ गए ना। हाँ, इंडिया ने सेमीकंडक्टर का दौर मिस कर दिया, बट ये नहीं करना होगा, हमें पूरा कंसंट्रेट करना होगा ग्राफीन मिशंस पे। होप तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। आगे देखते हैं, लास्ट है, छोटा सा है, 188 GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेम सिलेबस, करेक्ट। हिंदू पेपर में आया था 4 जून को 2023 को, समझते हैं इस पे भी। अब देखो ये सेंटर फॉर AI सेफ्टी, हाँ, एक तुम्हारा ये क्या एक संस्था है, ये संस्था कहाँ का है, सैन फ्रांसिस्को, जो यूनाइटेड स्टेट्स का एक, जानते हो ना, एक स्टेट है, वहाँ पे बेस्ड है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, सैन फ्रांसिस्को का। इसको फंड कहाँ से आता है, तो वह फेसबुक से आता है, समझे ना। फेसबुक का जो को फाउंडर है वो देता है, वो फिलैंथ्रोपिक वर्क करता है। जैसे मान लो कोई बेटर काम करने के लिए, जैसे ये है ना तुम्हारा इफेक्टिव अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म मतलब बेटर काम करने के लिए फंड दिया जाता है फेसबुक का, फेसबुक से बहुत सारा फंड जाता है इस संस्था को। तो देखो इसने एक स्टेटमेंट जारी किया है, बोला कि नो, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना सहूलियत आपको दे रहा है उतना डेंजरस भी है, उतना खतरनाक भी है। इसका यदि गलत तरीके से इस्तेमाल हो तो पूरा लाइफ चेंज हो सकता है नेगेटिव तरीके से। अभी देखो जो CEO आए थे, जस्ट डीप माइंड CEO ओपन AI का जो ChatGPT बनाया है, उसके CEO खुद बोले हैं कि अब ये ग्लोबल प्रायोरिटी रह गया। अब ये भी एक तरह से अब ठीक से इसको कंट्रोल नहीं किया जाए, उसको रेगुलेट नहीं किया जाए तो ये पैंडेमिक का रूप ले सकता है स्टूडेंट, ये न्यूक्लियर वार का रूप ले सकता है। आप सोचो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है वही ओपन AI का CEO, जो AI को इतना ऊपर पहुंचा दिया है ChatGPT बना के, तो बात में दम है। चलो हम लोग को बुझने नहीं आता है, जो एक्सपर्ट है वो बोल रहा है, बात समझा। और मोदी जी से मिला भी था और ये डीप कंसर्न किया है इस चीज़ को लेकर, इंडिया में ही कमेंट बना था ये। देखो तो देखो रिसेंट एग्जांपल देखो, कैसे तुम बोल सकते हो, 3 एग्जांपल ऐसे AI ट्यूटोरियल्स में दिया गया है, 3 एग्जांपल तुम्हारा दिया गया है, तो ये 3 एग्जांपल में खतरा बताया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो एक तुम्हारा सिमुलेशन चला, सिमुलेशन मतलब एक्सपेरिमेंट चल रहा था, सिमुलेशन मतलब एक्सपेरिमेंट है, ये रियल में हुआ नहीं है, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, देखो एक तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड तुम्हारा मिलिट्री ड्रोन था, और उसको प्रोग्रामिंग करवाया गया कि बाबू बाहर का कोई भी दिखे, आपको मिसाइल दिखे, आपको बाहर का जो एनिमी सरफेस टू एयर मिसाइल दिखे उसको उड़ा देना, मतलब उसको ख़त्म कर देना। मगर जैसे मान लो कि इसको दिख गया, इस ड्रोन को, जिसको पहले AI प्रोग्रामिंग ड्रोन है, यानी कि वो डेटा देखेगा यहाँ से, तो AI का काम क्या है, जो मालिक है मालिक ने खींचेगा, यानी कि ह्यूमन बीइंग ने करेगा कि चलो उड़ा दो इसको डिटेक्ट करना है, इसको परमिशन लेना है ह्यूमन बीइंग से। मैं इसने क्या किया, बोला कि चलो उड़ा दो, परमिशन ही नहीं लिया ह्यूमन बीइंग से। तो यदि इस तरह का एरर मिलिट्री में हो जाए तो ये एरर हो गया, यानी कि आपका एक छोटा सा एरर बहुत बड़ा संकट दे सकता है। बात समझ रहे हो ना। यानी कि एक एक्सपेरिमेंट में एक ड्रोन है, उसको प्रोग्रामिंग किया गया कि कोई भी बाहर का मिसाइल आए, सरफेस टू एयर मिसाइल जो आए उसको तुम उड़ा देना, बट मेरा परमिशन से, बिना परमिशन ये उड़ा दिया वो, समझे ना। तो देखो वही वहाँ से देखो इसने जैसे SAM यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल को स्पॉट किया, ह्यूमन बीइंग को जाना चाहिए, ह्यूमन एजेंट से पूछना चाहिए, उसको पूछा नहीं, बट AI डिसाइडेड टू ब्लो ऑफ द साइट, जो कि ह्यूमन कमांड लिया ही नहीं। तो एरर है, ह्यूमन का ही एरर है, ठीक से प्रोग्रामिंग नहीं किया गया होगा। मगर आपका एक छोटा एरर की वजह से कितना बड़ा इफेक्ट हो गया, तो एक डिसरप्शन हुआ कि नहीं हुआ, क्या भरोसा अपना ही मिलिट्री का डिफेंस को उड़ा दे ये पकड़ के। एक दूसरा देखो वाइड रेंजिंग एप्लीकेशन ऑन द अनविल। अब देखो कितना एप्लीकेशन, अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कहाँ नहीं है। हाँ, मेडिकल साइंस देखो, जहाँ पे AI बहुत ज़्यादा होगा, आने वाले समय में तुम्हारा AI से पता चल जाएगा, आने वाले समय में AI से तुम्हारा पर्सनल मेडिसिन मिलने वाला है तुमको। तो बोल रहा है कि इसका मेडिकल साइंस में तो बहुत जगह यूज़ है, हाँ, डायग्नोस्टिक सब में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अब जगह देखो ऑटोमेटिक कार सिस्टम कहते हो, ड्राइवरलेस कार, उसमें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही काम आएगा। IoT भी तो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, तो यहाँ इतना ज़्यादा यूज़ है इसका। तो यदि कोई भी सेफ्टी डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ, यानी कि सेफ्टी वाला इशू को नहीं देखा गया ठीक से, तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है इसका असर। आगे देखो द रेसेंट डेवलपमेंट, देखो अब देखो ये तो चलो ठीक है, तुमने देख लिया कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है हेल्थ सेक्टर में। यहाँ यदि मान लो कि वहाँ पे कोई भी एरर आ गया तो कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, बहुत खतरनाक। दवाई मान लो उल्टा दे दिया,
अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अपना ब्रेन थोड़ी यूज़ करता है, जितना तुम डेटा डाला उस हिसाब से वो तुमको बेस्ट रिजल्ट देगा। अभी देखो एक जो कृष्ण जी का जो फोटो है वायरल हो रहा है ना, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाया है कृष्ण जी का फोटो, जानते हो तुम लोग? सॉरी, राम जी का, बेस्ट खूब। मगर जो पंडित है वो पंडित क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कृष्ण जी लग ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कृष्ण जी इससे ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोले गलत है, ये फिगर गलत है। हाँ, उसको कैसे पता चला उससे ज़्यादा सुंदर? इसलिए कहते हैं कि तुमको हिम्मत ही नहीं होगा भगवान का चेहरा देखने में। जैसे भरत ने कभी भी राम जी को चेहरा देखा ही नहीं, जो ग्रंथ में लिखा गया है। भरत जी हमेशा चरण ही देखते थे राम जी का। कहा गया है, मैं पंडित का ही बात कह रहा हूँ, क्योंकि चेहरा देखो इतना खतरनाक चेहरा है ना, इतना सुंदर है कि तुम अट्रैक्ट हो जाओगे। कई बार होता है ना कि इतना खूबसूरत, अब उतना तो ह्यूमन बींग सुंदर हो नहीं सकता, इतना भी तो ह्यूमन बींग का भी एक लिमिटेशन है। इतने सुंदर थे कि देखते ही मतलब अब तुम वहाँ से हटोगे ही नहीं, इतना। तो वही पंडित बोल रहे थे कि ये गलत दे दिया, उल्टा पुल्टा बना दिया है इसने। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फोटो बहुत अच्छा है, बहुत। ऐसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में फोटोग्राफर, पेंटर सब खत्म कर देगा, वो सबका जॉब खा जाएगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ समझ गए। अब देखो, एक तो प्रॉब्लम हो गया मिलिट्री डिफेंस को लेके, और इतना ज़्यादा तुम्हारा हेल्थ सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, और नए नए जो भी तुम्हारा ऑटोमेटेड कार सिस्टम है वो भी पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही टिका हुआ है। कोई भी गड़बड़ी आया तो वहाँ पे बहुत बड़ा गड़बड़ी आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? अब दूसरा देखो, ये निकम्मा माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने क्या किया है। अब देखो, कुछ रिसर्चर्स थे, वो भी एथिकल, देखो अलग अलग रिसर्च टीम, अलग अलग एथिकल टीम भी होता है कोमल, अलग है जितने भी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, इसका अपना एक एथिक्स कमेटी भी होता है, जो एथिक्स जानते हो ना, व्हाट शुड बी करे, क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए, ऐसा कमेटी बना रहता है। अब जब एथिकल एआई रिसर्चर्स था, उसने बोल दिया कि एल्गोरिथम तो बायस है। अभी देखो बायस कैसे होता है स्टूडेंट, सबसे गंदा आदमी कौन होता है, डालो तो ब्लैक आदमी दिखा देगा। इससे बड़ा बायस क्या हो सकता है? इससे बड़ा बायस क्या हो सकता है? तो बायस हुआ कि नहीं हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एग्जाम्पल जैसे मैं दूसरा बताता हूँ, चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी अपना दिमाग थोड़ी है, चैट जीपीटी का जो भी आपने डेटा डाला उस हिसाब से। अब तुमने कहा कि डेमोक्रेसी का एक ऐसे लिख के देखो, मतलब इंस्ट्रक्शन तुमने दिया, अब तुमको डेमोक्रेसी का ऐसा पार्ट पर आ रहा है जो ठीक कॉन्ट्राडिक्ट करता है, अब तुम उसको मान के चल रहे हो। तो कहा जा रहा है कि जो सोशल मीडिया ने किया है उससे कई गुना ज़्यादा, कितना टाइम ज़्यादा ये मतलब कैपेसिटी रखता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुमको बिगाड़ने में, सोसाइटी को डिसरप्ट करने में। सोशल मीडिया भी तो बर्बादी कर दिया लोग को, बुझने उझने आता नहीं आदमी लोग सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है। वही फेसबुक ज़्यादातर, व्हाट्सअप तो पर्सनल हो गया थोड़ा, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम बिल्कुल भूल गया मैं, इंस्टा बताओ सब रील डाल रहा है अपना बैठ के, हाँ लोग देख भी रहा है, और रील वाला कर रहा है, पैर फंस के गिर रहा है, मर रहा है, कॉपी करना चाहोगे फिर तो सोशल मीडिया ने जो डिसरप्शन किया उससे कई गुना ज़्यादा तुम्हारा डिसरप्शन ये कर सकता है, समझे? वही लिखा गया। देखो अब देखो, एथिकल जो एआई रिसर्चर्स थे जिन्होंने कहा कि नो बायस है एल्गोरिथम गूगल का, तो वो आदमी लोग को ही हटा दिया यहाँ से। इसका मतलब एथिक्स कमेटी का कोई रोल नहीं है अब। दूसरा देखो, मार्च में माइक्रोसॉफ्ट ने पूरा अपना इंटायर एथिक्स और सोसाइटी टीम था वो ख़त्म ही कर दिया अपना, बोला कि भागो यहाँ से। तो कर क्या रहा है ये बड़ा बड़ा तुम्हारा सॉफ्टवेयर कंपनी सब, जितने भी एथिकल कमेटी थे सबको बर्बाद कर रहा है। इसका मतलब आने वाले समय में एक तरफा हो जाएगा, बायस का मतलब दिखा देगा, कुछ आदमी लोग दिखा देगा, इससे एक बहुत बड़ा वार होने का भी चांसेस है। बात समझे? देखो, एआई कैन इन्फ्लुएंस पीपल बिहेवियर, वही जो बोल रहे थे, लिखा तो है। जैसे चैट जीपीटी हो गया या चैट बोर्ड्स हो गया, और उसमें तुम बोलोगे कि डेमोक्रेसी बोलोगे, कुछ भी बोलोगे, और जो दे देगा वही मान लोगे और तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा उससे। यानी कि सोशल मीडिया से कई गुना ज़्यादा तुम्हारे ओपिनियन को ये सेव कर सकता है, बदल सकता है। हाँ, जैसे एग्जांपल देखो, कंपनीज देखो अब क्या कर रहा है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, इससे और ज़्यादा खतरनाक सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। समझ रहे हो ना? तो नीड ऑफ आवर क्या है स्टूडेंट? एक प्रिसिशन रेगुलेशन अप्रोच होना चाहिए, यानी कि ग्लोबल अप्रोच होना चाहिए, कैसे रेगुलेट करें, अन्यथा ये गलत इम्पैक्ट कर सकता है। बात समझे? हाँ, मगर रेगुलेशन का मतलब ये नहीं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो इनोवेशंस हो रहे हैं वो रुक जाए, वो अपने आप में बेटर है। जैसे मैं तो ये कभी नहीं कहता हूँ ना कि सोशल मीडिया मत चलाओ, ये गलत बात है, यदि ऐसा बोलेंगे तो गलत बात है।
उसको यूज़ करो जितना चाहिए आप। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही कहा गया कि रेगुलेशन भी ऐसा होना चाहिए कि ताकि एआई का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से हो, बट विथ सर्टन गाइडलाइंस, विथ सर्टन रेगुलेशंस। समझ गए ना? इस स्टूडेंट हमें एक स्टैंडर्ड या थ्रेशोल्ड चाहिए अक्रॉस द वर्ल्ड, ताकि हम ठीक से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रेगुलेट कर सकें। अन्यथा ये आने वाले समय में बहुत ही भयानक डिसरप्शन क्रिएट कर सकता है सोसाइटी में। दैट्स इट।